आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाय सतवीर सर। आज हम सोल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड के 20 इम्पोर्टेंट MCQs जो प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं A और B का HCF 5 है, उनका LCM 200 है, तब A और B का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि दो संख्याओं का LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी A इंटू बी इक्वल टू क्या, HCF इंटू LCM। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। HCF कितना दे रखा है 5 और LCM कितना दे रखा है 200 और पूछा क्या है हमसे A और B का गुणनफल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी या तो पूछ लेगा आपसे पहला नंबर ज्ञात कीजिए या दूसरा नंबर या दोनों का गुणनफल। तो इसमें हमसे पूछा दोनों का गुणनफल, तो दोनों नंबर का गुणनफल ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1000। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की संख्या 4√3, ये चेक करना है कि ये पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है या नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं पूर्णांक कौन से नंबर होते हैं, पूर्णांक वो नंबर होते हैं जो -∞ से कहां तक जाते हैं, +∞ तक। और परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो परिमेय होते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसे नंबर जो √3, √2 जो अंडर रूट में लिखे जाते हैं, वो सब नंबर क्या होते हैं अपरिमेय। तो ये क्या नंबर है 4 इंटू √3, यानी ये इसके मल्टीप्लाई में है 4, तो इसका मतलब इसमें √3 आया, अपरिमेय नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 20 और 25 का LCM 100 है तो HCF का मान क्या होगा, यानी इसका हमें बताना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइडेड कर दे। तो हम इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं ऑप्शन मेथड से। ठीक है, वैसे तो हम इसको अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला यूज किया है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से करेंगे। देखें, यानी HCF का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इसको इन दोनों नंबर को 4 और 25 को 4 से डिवाइडेड करते हैं तो देखते हैं कि 4 से पूरा पूरा डिवाइडेड होगा या नहीं, यानी 20 तो हो जाएगा लेकिन 25 नहीं होगा, जबकि दोनों नंबर डिवाइडेड होने चाहिए, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। 10 से चेक कर लो, 10 से 20 पूरा पूरा डिवाइडेड हो जाएगा, लेकिन 25 डिवाइडेड नहीं होगा, इसका मतलब ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। फिर देखते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी से 20 तो डिवाइडेड हो जाएगा लेकिन 25 डिवाइडेड नहीं होगा, तो इसका आंसर ये नहीं बचा, कौन सा डी, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चाहे डिवाइडेड करके देख लें कि 5 से 20 भी डिवाइडेड है और 25 भी डिवाइडेड है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि 1/x² + 6 = 1/10, तो हमें निकालना है x का मान। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x² + 6 = कितना हो जाएगा 10, और हम इसको 6 को इधर भेज देंगे तो 10 - 6, यानी x² कितना हो जाएगा 4। जैसे ही हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये जाएगा रूट में, लेकिन रूट के साथ सिंबल आते हैं प्लस माइनस, ठीक है 4, और जब इसको रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा +-2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई +-2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हैं, ये पॉइंट जो ये नोटेड है, यानी मूल बराबर हैं, तो c का मान ज्ञात कीजिए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, तब उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी d बराबर क्या होता है 0, और d को हम जानते हैं क्या होता है b² - 4ac, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। और इस इक्वेशन से कंपैरिजन करके यहाँ वैल्यू लगा दो, यानी b की वैल्यू कितनी है -8, तो ये कितना हो जाएगा -8² - 4, a की वैल्यू कितनी है 2, और c के प्लेस पर कौन c = कितना 0, यानी 64 - k कितना हो जाएगा 8c = 0। इसको इधर ले गए, 8c बराबर कितना हो गया 64, 8 से काटा 8 बार, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी c का मान कितना हो गया 8, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद ये का एक शून्यंक
2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम बहुपद को देखते हैं तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 एक शून्यंक है, यानी इसका एक ये मूल है। अगर ये इसका मूल होगा तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी सेटिस्फाई करने का मतलब ये है, अगर इस शून्यंक को हम इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हम यानी 2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और a का मान आ जाएगा। तो 2 की वैल्यू हम इसमें लगाते हैं कितना, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5a इक्वल टू कितना, 0। यानी ये इसका शून्यंक है। शून्यंक का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसको आप सोल्व कर लेते हैं तो ये कितना आएगा, 4 माइनस 6 प्लस 5a इक्वल टू कितना, 0। यहाँ कितना बच गया, -2 प्लस के 5a बराबर 0। इसको हम इधर भेज देते हैं तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, 2, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5। यानी ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंक हैं, यानी इसके रूट बताने हैं, रूट क्या होंगे। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक, हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी इस सिंबल को देखते हैं, अगर प्लस है तो यानी ऐड होके ये आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस होता तो यानी 6 के ऐसे फैक्टर की सब्ट्रैक्ट होकर कितना है, 5। तो यहाँ प्लस है, यानी 6 के ऐसे फैक्टर की प्लस होने पर क्या आ जाए, 5, यानी 2 3 जा 6, और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5। तो हम 5 के प्लेस पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, ये माइनस की मल्टीप्लाई इधर से और एक्स की मल्टीप्लाई ये, तो माइनस के 2x प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 2 के पेयर बना लेते हैं और कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ एक x बचा -2, यहाँ से -3 कॉमन है तो यहाँ से क्या बचेगा, x -2 इक्वल टू 0। अब कंप्लीट में देखो क्या कॉमन है, यानी x -2 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ से क्या -3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें x बराबर कितना, 2 और 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में है, तो हमें इसका चतुर्थांश बताना है कि कौन से में लाइज करेगा। तो हम पहले चतुर्थांश बना लेते हैं। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये बाई एक्सिस और ये बाई डैश एक्सिस। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब इसके सिंबल देखने हमें कि यानी एक्स एक्सिस माइनस का होना चाहिए और बाई एक्सिस प्लस का। इसमें देखते हैं हम, इस वाले एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू किसकी होती है, प्लस की, और ये बाई की वैल्यू इस एक्सिस में, इस वाले एक्सिस पर क्या होती है, प्लस की। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट होता है प्लस कॉमा प्लस का। इसमें देखते हैं एक्स एक्सिस की वैल्यू कैसी होती है, माइनस की, और बाई एक्सिस की वैल्यू कैसी होती है, प्लस की। तो ये हो जाता माइनस कॉमा प्लस। इस वाले एक्सिस को देखते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू माइनस की और बाई की वैल्यू माइनस की, तो ये हो जाता माइनस कॉमा माइनस का क्वाड्रेंट। इसमें देखते हैं एक्स की वैल्यू प्लस की और बाई की वैल्यू माइनस की, तो ये क्वाड्रेंट हो जाता है प्लस कॉमा माइनस। तो हमारी वैल्यू है यानी माइनस के 5 और प्लस के 6, तो माइनस का 5 और प्लस का 6 किस में है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सेकंड क्वाड्रेंट। नंबर 9, वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका चाप केंद्र पर कोण कितना बनाना है, थीटा, अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको सीधा सीधा याद रखें क्या, कि 2 पाई a इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा है जो हमने पहले सेट में किया है, और आगे भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही सकता है बोर्ड इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ समरूप त्रिभुज है इस प्रकार, यानी एंगल ए बराबर 45 डिग्री, एंगल ई बराबर 56 डिग्री, एंगल सी हमें निकालना है, यानी दो ट्राइंगल है समरूप हैं। तो हम पहले ट्राइंगल देख लेते हैं, क्या इसका नाम ए बी सी, और एक ट्राइंगल है क्या डी ई एफ, यानी ये दोनों ट्राइंगल समरूप है। अगर ट्राइंगल समरूप होंगे तो इनके एंगल भी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इनके बराबर होंगे। यदि एंगल ए बराबर होगा किसके, यानी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, एंगल डी के।
यानी एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के। एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल ई के। और एंगल सी बराबर किसके होगा, एंगल एफ के। अब जो एंगल हमें गिवन है वो हम इसमें पुट कर लेते हैं। यानी एंगल ए कितना दे रखा है, 45 डिग्री, और एंगल ई कितना दे रखा है, 56 डिग्री। यानी अगर ये 56 डिग्री है तो समरूपता की प्रॉपर्टी से ये भी कितना हो गया, 56 डिग्री। और एंगल के यानी तीनों एंगल कितना होते हैं ट्राइंगल के, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। जो वैल्यू हमें गिवन है वो यहाँ पुट कर देते हैं। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री प्लस 56, और एंगल सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कितना हो गया, 180 के बराबर। इसको ऐड कर लेते हैं, 6 5 11 का 1 कैरी 1, 5 4 9 1 10, यानी 101 डिग्री हो गया। एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री, और एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री माइनस 101 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ जाएगा, 79 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 11, यानी यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान निकालना है। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। cos a बराबर कितना हो गया, 5/13, यानी cos में ये 5/13 हम कहाँ डिनोटेट कर सकते हैं, यानी क्या होता है, LAL अपॉन KKA। ये साइन का मान होता है, ये cos का, यानी आधार बटे कण। यानी ये वैल्यू किसकी हो गई, cos a इक्वल टू 5/13 है, तो ये किसका, ये आधार हो गया और ये कण हो गया। ये हम इसको डिनोटेट कर लेते हैं। आधार कितना हो गया 5 और कण कितना हो गया 13। तो हमें पहले निकालना है क्या, पहले लंब निकाल लेते हैं। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका नाम ABC। तो AC हमको गिवन है, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू AB की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर 25, BC का स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। इसको इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा, 169 माइनस 25 इक्वल टू कितना, BC का स्क्वायर। तो यहां से कितना बचा, 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर। इसको रूट इधर लेके आएंगे तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू आ गई 12, यानी ये कितना मिला 12। और वैल्यू निकालनी है हमें कितनी, tan a की। तो tan में क्या होता है, यानी लंब बटे आधार। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, tan a, और tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है 12 और आधार की वैल्यू कितनी है 5। तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई 12/5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, 12/5। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें cos थीटा इक्वल टू 1, तो हमें tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा का मान कितना होगा, तो हम पहले यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, यानी cos में 1 वैल्यू किसकी होती है, cos में 1 वैल्यू होती है, यानी cos 0 डिग्री। तो त्रिकोणमितीय रेशियो से त्रिकोणमितीय रेशियो गया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, tan थीटा की। तो यानी थीटा की वैल्यू हम यहां रख देते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू कितना, हमें tan थीटा निकालना, तो थीटा की वैल्यू हमने यहां रखी, तो tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान होगा, यानी इसका हमें मान ज्ञात करना है कितना होगा। वैसे तो हम इसमें यानी tan 30 की वैल्यू लगा लेंगे सीधा, कितना 1/√3 यहां पुट करेंगे यहाँ, और सोल्व करके ऑप्शन आ जाएगा जो भी होगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या, कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, बराबर होता है sin 2 थीटा के, ठीक है। और हम यहां कंपैरिजन करके देखते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री, हमें थीटा की वैल्यू लगा देते हैं 30, तो कितना हो गया, यानी sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू कितना है sin अल्फा हो, तो अल्फा का मान क्या होगा। या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पुट करें यहाँ और दोनों की वैल्यू ये देख लें कि बराबर आ रही है या नहीं, यानी जिस ऑप्शन पर वैल्यू बराबर आ जाएगी तो वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको और भी अन्य तरीके से देख सकते हैं। tan अल्फा को हमने ब्रेक कर लिया किसमें, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा में,
और इधर कितना हो गया साइन अल्फा, इसके अपोन में 1 तो है, तो साइन अल्फा से साइन अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कोज अल्फा बराबर कितना आएगा 1। यानी कोज में 1 वैल्यू किसकी होती है, तो कोज अल्फा इक्वल टू कोज में 1 वैल्यू होती है 0 डिग्री पर, तो त्रिकोणमितीय रेशियो से त्रिकोणमितीय रेशियो गया, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 0 डिग्री, यानी अल्फा का मान कितना हो गया 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो उस त्रिज्या खंड का क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल। मान के चलो कि ये सर्किल है, ठीक है, जो इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेडियस के साथ, और थीटा कितना है 60 डिग्री पर, ये हमने कोई इतना पार्ट इसका कट कर लिया, और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है कि कितना होगा। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको करने से पहले ये देख लें कि ऑप्शन में पाई आया है या नहीं। अगर पाई है तो इसको ऐसे रहने दो, अगर नहीं है तो इसकी वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, थीटा कितना दे रखा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई है, तो पाई को रहने दो, आर कितना है 6, तो यानी 6 इंटू 6। इसे सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 6 से कटा कितनी बार 6 बार, एक 6 से एक 6 गया, तो ये कितना आ गया, यानी 6 पाई, रेडियस किस में थी सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया कितना आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 1 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों के संलग्न का मतलब है, संलग्न फलकों का मतलब है, यानी उसके 2 सिरों को मिलाकर रख दिया गया है, तो बनने वाले ठोस को, यानी ये मान के चलो कि ऐसे कोई क्यूब है और एक ये क्यूब है, इन दोनों फेसिस को मिला के रख दिया है, तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जब इन दोनों क्यूब को हम मिला के पास में रखेंगे तो ये बन जाएगा क्यूबॉइड, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ए ये थी इसकी डिस्टेंस और ए ये, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, ये टोटल लेंथ होगी 2a। ब्रेथ भी इसकी ए रहेगी और हाइट भी कितनी रहेगी इसकी, हाइट भी ए रहेगी, क्योंकि ये 2D इमेज है, मुझे 3D इमेज बनानी पड़ेगी, जबकि ऐसे समझ सकते हैं। हमें क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ तो 2a हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई a, और हाइट कितनी हो गई a, तो ये हम रख लेते हैं 2 इंटू LB कितना हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 2a स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस BH, यानी ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस LH, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, ये कितना हो गया टोटल 2 और 1 3 और 2 5a स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10a स्क्वायर, किसमें था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर कितना होगा इसका 10a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी इस टेबल का हमें क्या निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो वर्ग अंतराल गिवन है उसको लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल है कितना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। हम इसके निकाल लेते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कितना आएगा इसका, यानी दोनों इंटरवल को जोड़ो और 2 से भाग करो, तो ये कितना आएगा, इसका कितना आएगा 5, 10 20 30, 30 का कितना हो गया आधा 15, और ये 50, 50 का आधा 25, 70 और 70 का आधा कितना हो गया 35। फिर हमें क्या लिखना है बारंबारता, मध्य बिंदु को हम x मान लेते हैं, यानी बारंबारता फ्रीक्वेंसी, ये क्या कि 4 5 और ये कितना है 4 और ये 7, ठीक है। और अब हमें निकालना है fx, तो यानी f इंटू एक्स कितना आएगा 5 4 जा 20 और ये 15 पंजे 75 और ये कितना हो गया 25 चौके 100, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 पंजे 35 का 5, 3 लगे कैरी 7 से 21, 21 और 3 24, ठीक है। और इसका हम सम कर लेते हैं टोटल, तो ये कितना होगा समेशन fx, ठीक है। ये कितना आएगा, यानी 5 5 10 का 0, कैरी लगा 1, 7 और 2 9
और एक कैरी का 10 और 4 14 का 4, 1 लगा कैरी, 3 2 और 1 3 और 1 4, यानी इसका सम कितना आ गया, इसका सम आ गया 440। और फ्रीक्वेंसी का सम निकालने हैं कितना आएगा, यानी समेशन ऑफ एफ, तो ये कितना हो गया 5 4 9, 9 4 13 और 7 20, और हमें निकालना था माध्य यानी मीन। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है यानी x बार इक्वल टू कितना समेशन f इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ f, यानी इन दोनों का हमने सम कितना निकाला 440 और अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी 20, फ्रीक्वेंसी का सम। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये कितनी बार कट गया 2 बार, यानी x बार बराबर कितना आ गया 22, यानी इसका मीन कितना हो गया 22। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा, या तो माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग, बात एक ही है दोनों के लिए, ठीक है। तो हम माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो वर्ग अंतराल कितना है इसका, वर्ग अंतराल यानी 0 से 5 और 5 से 10 और 10 से कितना हो गया 15 और 15 से 20 और 20 से 25, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है यानी बारंबारता, यानी 4 6 10 और 6 और 4, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं इसकी संचयी बारंबारता यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये ऐसे रखेंगे 4, ये इसमें ऐड करेंगे 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 6 और 20 26, 26 और 4 कितने आ गए 30। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, यानी एन की कैपिटल एन। तो कैपिटल एन कितना होगा, कैपिटल एन में यानी टोटल फ्रीक्वेंसी जुड़ जाएगी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 4 + 6 + 10 + 6 और +4, यानी कितना 6 4 10 20 और 30, ये आ गई एन की वैल्यू। लेकिन हमें चाहिए होती है n/2 की वैल्यू। तो n/2 बराबर कितना हो गया 30/2, यानी n/2 की वैल्यू आ गई 15। यानी ये हमें ये चेक करना है कि ये जो 15 वैल्यू है ये किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आसपास है, यानी ये 10 से तो बड़ी है और यानी 20 से छोटी, यानी हम इससे ज्यादा और इससे कम, तो ये किस इंटरवल में आएगी, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी इसमें 20 वाले में। तो 20 के सामने का इंटरवल कौन सा आ जाएगा 10 से 15। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ये देखो 15 किस में लाइज करा इसमें, और इंटरवल कौन सा आ गया हमारा 10 से 15, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी नहीं, गलत टिक हो गया, कितना यानी 10 से 15, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, यानी किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्या दे रखा, यानी अधिवर्ष, एक अधिवर्ष, कभी यहाँ अधिवर्ष की जगह लीप वर्ष भी हो सकता है लिखा हुआ। तो एक अधिवर्ष में दिन कितने होते हैं 366 दिन, और वैसे हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं 52, ठीक है। तो एक वर्ष में कितने होते हैं, साधारण वर्ष में एक में 52 सप्ताह होते हैं, और सप्ताह को जब हम चेंज करेंगे डेज में तो कितना आएगा 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1 35 और 1 36, यानी 364 डेज। हम ये देखते हैं तो इसमें ये कितने दिन है, अभी 2 दिन का डिफरेंस है। तो ये देखना है कि ये 2 दिन क्या क्या पड़ेंगे, यानी 365वां दिन क्या होगा और 366वां दिन क्या होगा। तो यहाँ रविवार है, हम रविवार से ही शुरुआत कर लेते हैं, यानी अगले नेक्स्ट 2 डेज क्या क्या होंगे, क्या हो सकता है रविवार, इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं रविवार या सोमवार, एक पेयर ये हो सकता है, यानी 365वां दिन रविवार हो सकता है, 366वां दिन सोमवार, या नेक्स्ट क्या हो सकता है अगला सोमवार और मंगल हो सकता है, फिर नेक्स्ट मंगल और बुध हो सकता है, फिर नेक्स्ट बुध और बृहस्पतिवार हो सकता है, और नेक्स्ट बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो सकता है, नेक्स्ट शुक्रवार या शनिवार हो सकता है, और नेक्स्ट शनिवार या रविवार, यानी रविवार से स्टार्टिंग किया था और रविवार पे हम एंडिंग हो गए। तो यानी टोटल कितने आए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल परिणाम कितने आ रहे हैं संभावित
ये आ गए 7 और हमें ये देखना है कि इनमें 7 में से किन में संडे आया है। तो 1 और 2, यानी अगर हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो कितनी आएगी, यानी टोटल कितने हैं 7 और रविवार किन में लाइज कर रहा है 2 में, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/7, यानी इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। वैसे हम जानते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 यानी या तो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, या 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। 0 कब होगी, यानी 0 तब होगी जब किसी भी इवेंट की घटना पॉसिबल नहीं है, तब तो आएगा 0। यदि कोई घटना घटती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, ठीक है। तो और इसमें एक घटना को बोल रखा है कि घटना निश्चित है, जब घटना निश्चित है तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। तो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आज हमने किए हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वीडियो में हम पिछली क्लास में कर चुके हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों को इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।